बल होगा। यस सर। यस सर प्लीज। तो आज की सुबह बायो एंजाइम की सुबह थी और तब से मैं लगातार बायो एंजाइम पे कई ज्ञान आप लोगों से हासिल कर रहा हूं। और ये वाकई एक सौभाग्य की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इस नेशनल वेबिनार का मैंने आयोजन किया जा रहा है। और मैं देख पा रहा था कि कई सप्ताह से इसके लिए काफी कुछ तैयारी चल रही थी, जिसमें कि बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी की जो एसोसिएशन है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर राव और सभी हमारे मित्र लीड करते हैं, वो भी काफी कुछ लगे हुए थे। कई हमारे कलीग्स ऑलरेडी इसमें स्पीकर रहे, जैसे डॉक्टर प्रीति राव जी थे, और हमारे सीनियर हैं डॉक्टर तिवारी, वो भी अभी बोलने वाले हैं। और काफी कुछ बहुत कुछ सीखने को सुबह से मिला है। So, friends, what I am going to discuss and interact about is the remediation of contaminated sites using bioproducts. Especially, हम इस पर फोकस करेंगे कि बायो एंजाइम्स का क्या रोल होगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कि अपने विश्वविद्यालय में बात करना एक सौभाग्य की बात होती है। मैं भी बिहार से ही हूँ, बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर से बहुत ही पूरा मैंने मेरा जीवन ही वहीं से शुरू हुआ है। तो वहां पे बोलना और वहां के लिए कुछ करना हमेशा सौभाग्य की बात रहती है। इस सेशन का उद्देश्य, जो अगले 30 मिनट हम इंटरेक्ट करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि एक बेसिक नॉलेज अपने जो ऑडियंस है उनको पहुंचाना अबाउट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बायो एंजाइम या अदर टेक्नोलॉजी को हम सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और ग्राउंड वाटर सिस्टम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बट हमें ये जानना जरूरी है कि वाकई ये सिस्टम है क्या। और फिर ये समझना जरूरी है कि हम बायो एंजाइम या अदर प्रोडक्ट को जिसके लिए जिस कंटामिनेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, वो कंटामिनेंट्स क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या है। और फिर हम ये तय करें कि क्या एक्सपर्टाइज अप्रोचेज हो सकते हैं ऐसे कंटामिनेटेड लैंडस्केप को ठीक करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ हम सब अपने दैनिक जीवन में सॉइल पर निर्भर हैं। और ये हमारे लाइफ लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है, जो एक लिविंग सिस्टम है। क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म जीव भी हैं, वहाँ पे जल है, वहाँ पे मृदा के जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है वो भी है। और साथ ही साथ जब भी हम बात करते हैं सॉइल की, तो गुणवत्ता की बात करते हैं कि ये सॉइल की कितनी गुणवत्ता है। और उस गुणवत्ता पे पूरा जो इकोसिस्टम सर्विसेज है निर्धारित होता है। और जब सॉइल अच्छा परफॉर्म करे, कैपेसिटी उसकी अच्छी हो परफॉर्मेंस का, फंक्शन का, तो हम कहते हैं कि सॉइल इज हैविंग गुड क्वालिटी। आप जाएंगे डेजर्ट में तो क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने इकोलॉजिकल फंक्शंस को रिलेटिवली कम परफॉर्म करते हैं। बट जब आप कोई कुछ उर्वरक क्षेत्र में जाते हैं, जैसा कि दरभंगा समस्तीपुर का अपना क्षेत्र देखें, तो वहाँ देखेंगे कि सॉइल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में अगर माना जाए तो सबसे अच्छी गुणवत्ता की सॉइल इस रीजन में पाया जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी सॉइल की गुणवत्ता अच्छी है, क्योंकि वो अच्छे इकोलॉजिकल फंक्शंस को या अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में कैपेबल है। उसी तरह मित्रों, वाटर भी एक सॉइल से ही एसोसिएटेड हमारे पास रिसोर्स है, जो कि हमेशा आप देखेंगे कि सॉइल के साथ मिलजुल करके ही रहने की प्रवृत्ति रही। जो सॉइल जल चक्र है, उस जल चक्र से इनफिल्ट्रेट होकर के ग्राउंड वाटर सिस्टम बनाती है। और जहां पे भूजल में, यानी जमीन के अंदर पानी सुरक्षित होकर के हमें फिर पेयजल के रूप में मिलती है। तो ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो हमेशा आप देखेंगे चलते रहती है। लेकिन वाटर की गुणवत्ता का तय करना हमारे प्रयोग के आधार पे होता है। हम वाटर का प्रयोग किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसी पर्पस के आधार पे वाटर के गुणवत्ता को तय करते हैं। ज्यादातर देखेंगे कि सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सॉइल्स में, वाटर में। और इसीलिए वाटर की क्वालिटी को हम जनरली बहुत सारे पैरामीटर्स से आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जब हम सॉइल और ग्राउंड वाटर को अलग अलग देखते हैं, तभी हम फेल कर जाते हैं, तभी समस्याएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। जबकि आप देखेंगे सामान्य तौर पे सॉइल और ग्राउंड वाटर सिस्टम या सॉइल और वाटर सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था है। चाहे वो पॉन्ड का हो या ड्रेनेज का हो या आप एक्यूफर का देख ले, तो जो हमारा एक्यूफर है, ग्राउंड वाटर है,
वो एक ऐसा माने सिंचित क्षेत्र है, सेचुरेटेड एरिया है, जहाँ पे पूर्णतः जो पोर हैं, छोटे छोटे पोर हैं मिट्टी में, वो भरी हुई होती है। ज्यादातर वो सामान्यतः जैसे दरभंगा और उन क्षेत्र में थोड़ा सा रिलेटिवली ऊपर है, जिसे सैलो ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसे हम बहुत ही कम गहराई से निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये बहुत डीप होते हैं, 200-400 फुट नीचे होते हैं। उसे हम डीप एक्वीफर और डीप ग्राउंड वाटर सिस्टम कहते हैं। और जो इन दोनों के मैंने ऊपरी सतह के और ग्राउंड वाटर सिस्टम के बीच का लेयर होता है, उसे हम जनरली ग्राउंड वाटर टेबल कहते हैं। और इसकी जानकारी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अंततः जो हम पीने की पानी लेते हैं वो ग्राउंड वाटर सिस्टम से लेते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हम भारत में करते हैं। जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो कहीं ना कहीं ये सॉइल वाटर सिस्टम से आता है। चाहे वो पौधे अपने में लें और फिर हम उसे भोजन आहार श्रृंखला के तहत भोजन में प्रयोग करें, या फिर हम डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करें, उसमें न्यूट्रिएंट आ रहा हो। आज डिस्कशन का एक मैटर है कि आरओ सारे न्यूट्रिएंट को छांट देता है, तो इसका मतलब पहले न्यूट्रिएंट है उसमें, तभी तो छांटता है। तो न्यूट्रिएंट का एक सोर्स जो है वो वाटर है। और फिर देखें कि एनर्जी बजट जो है, कई कई से ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके आप दरभंगा में हैं, वहां देखेंगे जहाँ पे तालाब होंगे या जहाँ ग्राउंड वाटर का सोर्सेज है, वहां पर आप एनर्जी बजट देखिएगा ठीक ठाक है। मैंने आप वो शीतलता को अनुभव करेंगे एटमॉस्फेयर में। बट अब वही चीज दिल्ली गुड़गांव आ जाए जहाँ पे तालाबों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसी ऐसी व्यवस्था कम होती जा रही है, वहाँ गर्मी भी बढ़ रही है, हीट आइलैंड की कॉन्सेप्ट वहां पे आ रही है। सो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर एक पल इन्हीं सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे साथ इन सिस्टम पे डिपेंडेंसी के साथ साथ हमने इनके लिए खतरा भी पैदा कर दिया है। आपको बात सुबह से ही हम सब चर्चा कर रहे हैं म्यूनिसिपल वेस्ट की, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट की। डॉक्टर सिंह ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे इफ्लुएंट्स जनरेट होते हैं इंडस्ट्री से। सो ये सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या म्यूनिसिपल वेस्ट हो, ये सारी चीजें हमारे इस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए लगी हुई है, जो हमारी सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम। देन वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग सैलिनिटी। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, जैसे पंजाब के रीजन में, या अब कुछ हद तक बिहार के भी दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में, जहां पे हमने इवेपोरेशन बहुत ज्यादा कर दिया। तो क्या हुई कि जो साल्ट थी सॉइल में रह गई और सैलिनिटी का हो गया। वैसे ही समुद्र के क्षेत्र में, समुद्री तटवर्तीय क्षेत्रों में हमने सी वाटर इंट्रूजन करा दिया, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, जिसके कारण सी वाटर घुस गई हमारे एक्यूफर्स में। आजकल आप में से सभी लोग अवगत होंगे और सहमत भी होंगे कि एक्यूफर जो है सबसे माने सस्ता कहा जाता है और सबसे सेफ जगह कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जो कि एक बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस जन्म ले रही है पूरी दुनिया में। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन हो, न्यूक्लियर वेस्ट का इंजेक्शन हो, या सॉलिड वेस्ट का, म्यूनिसिपल वेस्ट का, इफ्लुएंट जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, ये सभी चीजों का जो रिसाव है, या उन्हें कहिए फोर्सफुली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दोनों तरह से एक्यूफर में स्टोर कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। और ये सब खतरनाक व्यवस्थाएं अभी चल रही है। फिर सेफ्टी टैंक का देख लें इशू। अब सेफ्टी टैंक हमारे यहाँ बनती है, उसमें कोई बैरियर नहीं होता है। आजकल जो सस्ती स्कीम्स के तहत 7-8 हजार में से और 10 हजार में जो सेफ्टी टैंक और टॉयलेट्स बन रहे हैं, और फ्लड प्लेन एरिया जैसे दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, ये सब क्षेत्र, हमारे समस्तीपुर, इन सब क्षेत्रों का अगर एरिया देखें जहाँ पे बराबर फ्लड आता रहा हो, जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नजदीक हो सरफेस के, वहां पे पैथोजेंस का सेफ्टी टैंक से लीकेज होना। और फिर भी देखें बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि उसे एक ट्रक में सीवेज को भर के ले जा करके नदियों में, तालाबों में छोड़ देते हैं। उसके कारण, वेस्ट वाटर इरिगेशन के कारण, ये बहुत बड़ा समस्या होता जा रहा है। लाइकवाइज एग्रो केमिकल का इनफ्लो एक भी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि हम आप एग्रो केमिकल हमेशा खेत में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और वो एक रिटर्न फ्लो है, या तो ग्राउंड वाटर में सीप कर जाता है या फिर नदियों में या तालाबों में प्रवाह कर जाता है। और सबसे लास्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे जगह ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे जल स्रोत हमारे डिसअपेयर हो रहे हैं।
स्प्रिंग्स हिमालयंस में देख लें, या आप अभी दरभंगा क्षेत्र में ही देखें, पहले तालाब होते थे, अब प्लेग्राउंड है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे वहां पे, तो वो डिसअपेयर होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें बताती है कि कितना हमें सेंसिटिव होना चाहिए अपने सॉइल और ग्राउंड वाटर सिस्टम के तरफ। और दूसरी जो प्रदूषण का खतरा है वो है, तो प्रदूषक कहते हैं ऐसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जब चेंजेज आ जाती है सॉइल वाटर और सॉइल का, वाटर का और एयर का, ऐसे कुछ ऐसे केमिकल्स हो, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट हो, इनके प्रयोग होने से, इनके इंट्रूजन से, इसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं। पोल्यूटेंट उस वैसे एजेंट्स को बोलते हैं। वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, वो सॉल्यूट भी हो सकते हैं। तो आप नीचे के पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक क्षेत्र है काफी सुंदर सा दिख रहा है, और एक क्षेत्र है जहां वेस्ट डंप यार्ड है, सीपेज हो रही है, बहुत सारे छिड़काव हो रहे हैं, प्लास्टिक्स बिखरे हुए हैं, और ऐसे ऐसी पोल्यूशन की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी प्रदूषण की जो पहली, जिसे हम आप परख पाते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम आप जाएं और कहें हाँ ये स्रोत है प्रदूषण का, ऐसे इजिली आइडेंटिफाइड करने वाले सोर्स को, पोल्यूशन के प्लेस को हम एक कैटेगराइज करते हैं, दैट इज पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि बायो एंजाइम की जब हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे तो हम पुनः इस पे बात करेंगे। जैसे कि आप पेट्रोकेमिकल स्टेशन देख लें, आप देख लें जो वेस्ट को इंजेक्ट किया जाता है एक्यूफर में, वैसे सिस्टम को देख लें, या सीवेज जो लीकेज होती है सेप्टी टैंक से, उन्हें देख लें, या ट्रीटमेंट प्लांट से देख लें। इस तरह के कई तमाम चीजें हैं जो पॉइंट पोल्यूशन में आते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन वैसे पोल्यूशन को कहते हैं जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रेट, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, जैसे कि कोई ऐसी ऐसी रेन जिसमें प्लास्टिक्स हो। अभी पटना में एक, पटना आईआईटी पटना का एक स्कॉलर ने रिसर्च किया जिसमें पटना में रेनफॉल में ही प्लास्टिक्स पाए गए। तो हमें इस इनसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी या अप्रोच होती है, उनका अप्रोच भी अलग होता है। अभी हम कई प्रकार के प्रदूषकों से, कंटामिनेंट से, चाहे जियोलॉजिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, परेशान है भारत में। भारत में मुख्यतः आर्सेनिक हम सब जानते हैं। बिहार के अंदर हमारी गंगा का बेल्ट जो है, उस गंगा के बेल्ट में खास करके समस्तीपुर, वैशाली, पटना और ऊपरी क्षेत्र जो है, बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र जो है कुछ, उसमें हमें आर्सेनिक की समस्या है। फ्लोराइड रोहतास जिले में, हम अपने बिहार में रोहतास जिले में फ्लोराइड को हम एक्सेस करते हैं। आप देखें नाइट्रेट को हम दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी ऐसे क्षेत्रों में हम आयरन को वहां पे हम देख पा रहे हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि भारत के अन्य क्षेत्रों में, जैसे पंजाब हो गया, आप देखें जैसे बेंगलुरु हो गया, वहाँ यूरेनियम, सेलेनियम ऐसे जैसे घातक प्रदूषक, आपको आप देखें पंजाब में कैंसर ट्रेन चलने लगी है, और उसका मुख्य सोर्स जो है वो कैंसर का सोर्स जो है वो ऐसे यूरेनियम युक्त पानी है। और सैलिनिटी की भी इशू है, जो समुद्र तल के क्षेत्र हैं या फिर पंजाब के भी रीजन हैं, ऐसे रीजन हैं। साथ ही साथ अभी भी आज आपने एक हमारी जो वक्ता थी उनमें देखा कि कैसे हम तेल का रिसाव करते हैं, पेट्रोकेमिकल स्टोरेज टैंक के रिसाव को देखें। ये अभी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है बड़े बड़े शहरों में, और गांव में भी है। और ये वेटलैंड्स में जहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं तेल को, तो आप देखेंगे कि ऐसे तेल रिसाव होकर के बहुत दूर तक सरफेस में फैल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका रिसाव ग्राउंड वाटर में सॉइल के माध्यम से होता रहता है। और ये एक प्रकार का घातक वीओसीज को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन को भी रिलीज करता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल कंपाउंड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट और इमर्जिंग पोल्यूटेंट जो है, जिसे हम कह रहे हैं कि दवाई खाते हैं उसके बाद जो फेंक देते हैं, या जो खाते हैं बॉडी 10% ऑब्जर्व करती है, 90% हमारे मल मूत्र से जो निकल जाते हैं, वैसे पोल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है आज के समय में मृदा के लिए और सरफेस वाटर के लिए और इवन ग्राउंड वाटर के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अभी वाराणसी में एक स्टडी से पाया गया है कि 400 मीटर के गहराई पर भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड और इमर्जिंग कंटामिनेंट्स पाए गए हैं एक्यूफर्स में। सो इनसे हम अब कहीं भागे हुए नहीं हैं, ये सभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो मुख्यतः अगर इफ यू सी द गैप्स, क्या गैप्स हैं,
तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों का कोई ज्यादा बहुत ज्यादा उपाय इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, इनके रेमेडिएशन पे कोई ज्यादा प्रभाव या उपाय नहीं हुआ है। तो जो हमारे प्रश्न हैं, आज जो आप हमसे प्रश्न पूछेंगे या हमारे मनों में जो प्रश्न उठती है, वो ज्यादातर अनआंसर्ड है। और बहुत बहुत छोटा प्रयास किया गया है जहां पे हम ऐसे प्रदूषकों के अकरेंस को, सोर्स को, उनकी फेट को, उनके उनके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को और रेमेडिएशन को इन्वेस्टिगेट कर पाए सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम के लिए। इसी सिलसिले में चूंकि मेरी पढ़ाई आईआईटी रुड़की से हाइड्रोलॉजी में हुई थी, जल विज्ञान में हुई थी, और मेरा पूरा फोकस जो रहा प्रदूषण निवारण पे रहा कि कैसे सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम से कंटामिनेशन को रिमूव किया जाए और कॉस्ट इफेक्टिवली। हमने एक अप्रोच अडॉप्ट किया है जिसमें एक कहें कि एक अम्ब्रेला अप्रोच अडॉप्ट किया है, जिसमें पहली स्टेप होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कई डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करके समझना चाहते हैं उस क्षेत्र को। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उस क्षेत्र को समझना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइट इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ताकि हमें पूर्णतः पता चले कि हम एक्चुअली में साइट पे क्या प्रॉब्लम है। एकदम माइनर मैनेजमेंट, एकदम माइक्रो मैनेजमेंट हम कर सकें उस साइट। फिर हम सबसे दूसरी जो सबसे प्राथमिक काम करते हैं वो है हाइड्रोजियोलॉजी को समझते हैं। जैसे हमें जाते हैं हम डॉक्टर के पास, हमारी सीटी स्कैन होती है, एमआरआई होती है, उसी तरह हम भी भूमि और भूमिगत व्यवस्था को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली उनकी सेटिंग्स क्या है, कहाँ बालू है, कहाँ क्ले है, कहाँ कितनी गहराई पर ग्राउंड वाटर है, कैसी उनकी व्यवस्था है, रॉक का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी उसकी पूरी हाइड्रोजियोलॉजी को समझते हैं। फिर जाकर के हम जिस प्रदूषक को टारगेट करते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं क्रोमियम का दूंगा इस वार्तालाप में, तो हम उस प्रदूषक का व्यवहार कैसा होगा पर्यावरण में या जमीन के अंदर भूमिगत क्षेत्रों में, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसे हम कहते हैं फेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटामिनेंट्स। और फिर हम इन तीनों को, क्या समस्या है, कैसी जियोलॉजी है और कैसा व्यवहार है उस प्रदूषक का, इन तीनों के आधार पर हम तय करते हैं कि क्या रेमेडिएशन प्लान किया जा सके। और जब हम रेमिडिएशन कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रेमिडिएशन बहुत ही टारगेट अप्रोच है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रदूषक को ठीक कर देना। जैसे हमारे केस में क्रोमियम हो सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कोई भी ऐसा कंटामिनेंट्स हो सकता है। लेकिन पूरे क्षेत्र को अगर ठीक करना चाहते हैं तो हम रिस्टोरेशन का अप्रोच अपनाते हैं, जिस अप्रोच में हमारा ध्यान होता है कि कैसे हम प्रदूषक को ठीक करते समय ग्रीन हाउस गैस को भी ठीक करें, बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करें, लाइवलीहुड भी जनरेट हो, और साथ में वहां की इकोनॉमी भी प्रोग्रेस करे, कंटामिनेटेड साइट रहने योग्य हो सके। और इस प्रक्रिया को हम लोग जनरली रिस्टोरेशन और इकोसिस्टम स्केल सिमुलेशन कहते हैं। अब जैसे ये अभी मैंने बोला कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट करते हैं साइट्स को, जिसमें साइट्स पे जाकर के सैंपल्स कलेक्ट करके साइट्स की कैरेक्टराइजेशन, रिस्क असेसमेंट और कई स्टेप्स हम उसमें परफॉर्म करते हैं। उसी तरह जियोलॉजिकल, हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अभी कुछ मित्र बोल रहे थे पोरोसिटी इंप्रूव हो जाती है, तो हम जानना चाहते हैं उस क्षेत्र में कैसे पोरोसिटी इंप्रूव हो जाती है, वाटर कैसे एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करती है, अगर करती है तो क्या अपने साथ उन प्रोडक्ट्स को भी लेकर के मूव करती है जो प्रोडक्ट हम एक जगह पे इंजेक्ट करते हैं या दूसरे जगह पे हम प्रयोग कर रहे होते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अगर बायो एंजाइम या किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया तो क्या तीसरा व्यक्ति भी उसका लाभ ले सकता है। ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हाइड्रोजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। फिर हम उन टारगेट, जैसे मैंने बताया कि उस टारगेट पोल्यूटेंट का क्या व्यवहार होगा, कैसे वो फ्लो करेगा, कैसे इन्फिल्ट्रेट करेगा, कैसे डिस्पर्स करेगा क्षेत्र में, कैसे डिफ्यूज कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और फिर हम एक कहें कि डिजाइन करना चाहते हैं कि एक्चुअली उनका फेट कैसा है, उसका भाग्य उस पर्यावरण में कैसा है, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो, ग्राउंड वाटर सिस्टम में हो, और उसके आधार पर हम लोग रेमिडिएशन डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है अभी तक की चीजें, फिर मैं एक एग्जाम्पल केस स्टडी बताऊंगा कि जब आप किसी क्षेत्र को अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि एक साथ एक टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स अलग हैं, पर्यावरण का कंडीशन अलग है। दिन में कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, रात में कम है, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा है, कहीं बारिश कम है। तो एक एक ग्रुप ऑफ अप्रोच आप प्रयोग कर सकते हैं
जैसे कि कुछ ऐसे विषैले क्षेत्र जहां पर माइक्रोब्स काम कर सकते हैं। जैसे आप ये वेस्ट डंप यार्ड देख सकते हैं, अगर उससे कोई पोल्यूटेंट जनरेट हो रहा हो और वो एकदम ही खतरनाक टॉक्सिक जोन बना दे पोल्यूटेंट का, जैसे कि गाजीपुर डंप साइट का भी बात हुई, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं प्रदूषित क्षेत्र, वहां पे आसपास के क्षेत्र एकदम ही प्रदूषण प्रदूषण के तगड़े शिकार में होते हैं। तो वैसे क्षेत्र पे माइक्रोब्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे क्षेत्र जहाँ पे आयल का है या कम प्रदूषण वाला क्षेत्र है, कुछ जगह ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे क्षेत्र में हम बैरियर यूज कर देते हैं जो बायोलॉजिकली सेंसिटिव होता है। फिर हम कुछ जगह क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हम सिर्फ वाटर टेबल फ्लैक्चुएट करके मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं रेमिडिएशन को, पोल्यूटेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में कौन सा रेमिडिएशन प्रयोग करना चाहते हैं। अभी हम कहते हैं कि नहीं, मैं बायो इंजाइम ग्रुप से हूं और मैं हर जगह बायो इंजाइम का प्रयोग करूंगा, तो हम मुझे मेरा बात तय है कि मैं फेल कर जाऊंगा, मेरी टेक्नोलॉजी फेल कर जाएगी, मेरी अप्रोच फेल कर जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे माइक्रोब सरवाइव नहीं करेगा, तो उसमें हमें केमिकल व्यवस्था पे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर थोड़े बहुत ऑक्सीजन के सप्लाई से ही काम हो जाएगा, वहां खामोखा माइक्रोब्स या खामोखा बायो एंजाइम या बायो प्रोडक्ट्स का प्रयोग भी नहीं करना होगा। तो इस चीज की समझ माने उनकी विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रेमेडिएशन प्लानिंग के लिए। और जैसा कि रिस्टोरेशन के बारे में मैंने बताया कि इसमें दूसरे कई डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करके हम रिकवरी देखते हैं कि ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे रिकवर कर रहा है। अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सौभाग्य से मुझे एक साइट के बारे में बताने का मौका मिल रहा है। अभी तक जो भी बातें मैंने बोलाई बहुत थ्योरेटिकल थी, अब बता रहा हूँ जो मैंने इस अप्रोच को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। अब दो गांव है, रनिया और खानचांदपुर, कानपुर देहात जिले में, कानपुर देहात जिला उत्तर प्रदेश में। जो गांव काफी फेमस है क्रोमियम डंप्स के लिए। क्रोमाइट और प्रोसेसिंग रेजिडुअल का डंप 1970 के दशक से 2019 तक वहां पे डंप किया गया। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में लगभग 70-80 mg पर लीटर क्रोमियम ग्राउंड वाटर में है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। न सिर्फ सॉइल माने मिट्टी पर डंप है, इसलिए मिट्टी ही नहीं, एयर ही नहीं, ये ग्राउंड वाटर सिस्टम वहां के दूर दूर के इलाके तक फैला हुआ है और उसमें क्रोमियम की मात्रा जो है बहुत ज्यादा है। इवन कि वहां से एक NH2 गुजरती है, लेकिन NH2 के दूसरे साइड के गांवों में भी, जो खानचांदपुर जैसे गांव हैं, वैसे गांवों में भी क्रोमियम का प्लूम मूव कर रहा है, क्रोमियम क्रोमियम उस दिशा में बह रही है। अब इस वर्क को हमने अंडरटेक किया है 2022 में। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरटेकन दिस वर्क इन 2022। और आप देखेंगे ऑनरेबल कोर्ट में भी इस पे कई चीज केसेस चल रहे हैं, कई बार डायरेक्शंस आया ऑनरेबल कोर्ट का कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ रेमिडिएशन पर्सपेक्टिव से, बायो रेमिडिएशन का। और इसके लिए फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव स्केल पे रेमिडिएशन प्लान किया कि क्या हम उसको, इस हाइड्रोजियोलॉजिकल नॉलेज को और साइट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो नॉलेज हमने गेन किया, जैसे अभी हमें 2.5 मीटर के XYZ डायरेक्शन में अगर आप पूछे तो हम बता सकते हैं क्रोमियम कितना कहाँ है। तो वैसे उस नॉलेज को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे रेमिडिएशन के लिए और कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे रेमिडिएशन को, इसके लिए हमने साइट स्केल पे एक, वहां पे दो बड़ी डंप साइट थी, छोटी वाली एक डंप साइट पे डेमोन्स्ट्रेटिव स्केल पे किया, और एक बड़े क्षेत्र में फाइटो रेमिडिएशन अगेन दिप्स करूंगा कि हमने टोटल 15 प्लॉट्स बनाए थे, बिग प्लॉट्स, और 15 प्लॉट्स में 6 डिफरेंट प्रकार के वीटवर ग्रास को प्रयोग किए। और आप जान के हैरान होंगे कि वीटवर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट है क्रोमियम को एब्जॉर्ब करने में, और आप उससे बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में कम समय में हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने 3 महीने में हमने वहां हार्वेस्ट भी किया क्रोमियम को। लगभग वो 120-25 mg पर केजी ड्राई मास में क्रोमियम एब्जॉर्ब हुआ। तो इस प्रकार का एक सक्सेस स्टोरी हमें वहां पे मिला। रनिया में कहीं भी जाएंगे आप, ऊपर में येलो कलर का नियॉन ग्रीन वाटर आप पाएंगे, मिल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे साइट पे जाकर के पानी का सेवन करेंगे तो आपको एकदम क्लीन वाटर मिलेगा, जो कि स्टैंडर्ड को भी मीट कर लिया है। अब हम अपने तीसरे भाग में आते हैं, अपने टॉप के, कि हम बायो एंजाइम को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसी समय जब मैं रनिया में काम कर रहा था, मेरी बातचीत, लंबी बातचीत आर्ट ऑफ लिविंग जैसे पावन धरती पर प्रीति राव जी से हुई थी। उस समय हम लोग काफी कुछ उस पर डिस्कस किए थे। और हम लोग इस सकते हैं
कि कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर में डायरेक्ट बायो एंजाइम को इंजेक्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि सही डिसीजन नहीं हो सकता है, अगेन उस साइट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, रॉ वेस्ट मटेरियल है, चूंकि सरफेस की ऊपरी सतह में क्रोमियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो वेस्ट मटेरियल होने के कारण रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पे सोर्स है आपका पोल्यूशन का, वैसे क्षेत्र में बायो एंजाइम्स की ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बायो एंजाइम का प्रयोग हम वेस्ट मटेरियल साइट पे कर सकते हैं। और चूंकि बायो एंजाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज करने के लिए आपको एफोर्डेबल कॉस्ट पे रखना होगा। भारत में या दुनिया में रेमिडिएशन सबसे महंगा टेक्नोलॉजी माना जाता है। अगर आप किसी भी तालाब का रेमिडिएशन करने के लिए बोल दें तो 3-4 करोड़ से कम का टेंडर नहीं होगा जल निगम में या किसी भी नगर पंचायत में। तो अगर आप देखिए इतना हाई कॉस्ट पे करके आप तालाब को ठीक करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल सिस्टम में भी विल पावर चाहिए और फाइनेंस भी उतना चाहिए। लेकिन बायो एंजाइम में ये ताकत है कि वो कॉस्ट को अफोर्डेबल बना सकती है। कम्युनिटी जो आसपास नदी तालाब के आसपास की कम्युनिटी है उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब इसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल बना दिया जाएगा और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल बना दिया जाएगा, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आप देखें इसका प्रोडक्शन एक कम्युनिटी स्केल पर किया जा सकता है। कई सुबह से हम लोगों ने कई एग्जांपल्स देखे हैं कि हमारे कई रिस्पेक्टेड मेंबर ने प्रोड्यूस भी किया है और इंट्रोड्यूस किया है फील्ड स्केल पे। और दूसरी जो प्रयोग है इसका, जो कंटामिनेटेड साइट पे, जो मैंने बोला पहले कि नॉन डिफ्यूज सोर्स है, जिस सोर्स का हमें पता नहीं है, तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल आज सुबह शुगर केन का हम लोगों ने देखा। मैं भी उसके बहुत ही पक्ष में हूं कि अगर आप खेतों में ऑर्गेनिक चूंकि मटेरियल को यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो बायो एंजाइम आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और इसी तरह फाइटो रेमिडिएशन के लिए प्लांट को ग्रो करना है, तो चूंकि शुरू में बहुत टॉक्सिक कंडीशन है, तो आप बायो एंजाइम के मदद से उस प्लांट को एक सुरक्षा कवच प्राप्त करा सकते हैं कि प्लांट खुद ग्रो कर जाए। और जब प्लांट ग्रो कर जाएगा तो उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि उस प्रदूषक से लड़ पाएगा और वो अपनी अपनी व्यवस्था बना पाएगा। तो पोल्यूटेड साइट पे भी फाइटो रेमिडिएशन के समय में बायो एंजाइम का प्रयोग किया जा सकता है, उनके जड़ों को, और उनके जड़ों में एक विशेष प्रकार के बायो फिल्म के प्रयोग करके डेवलप करके बायोलॉजिकली और इकोलॉजिकली उसे अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। सो आई थिंक मैंने ज्यादा समय नहीं लिया हो। यहाँ से हम आगे कैसे मूव कर सकते हैं, बिकॉज हम सब नेशनल सेमिनार में हैं और हम सब का ध्येय ये है कि हम आगे अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट को मूव करें। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने अभी बायो E3 पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, अभी हाल के ही कैबिनेट में अप्रूव हुआ। और अब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी पॉलिसीज से हमें ये ध्यान रखना है कि हम बायो, और खास करके बायो एंजाइम इसका पिलर है, मेन पिलर है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग पे हम कैसे जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप पे कैसे जाएं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कम्युनिटी में हम कैसे डेवलप करें, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को हम कैसे बढ़ावा दें। और मुझे लगता है इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है BEA जैसी संस्था बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। दूसरी मैं पॉलिसी जिसको डिस्कस करूंगा, खास करके मैं तो इस क्षेत्र में कार्य करता हूं इसलिए भी मुझे ज्यादा इस पे ध्यान रहता है, दैट इज रेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट रूल 2024। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भारत में रेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट की एक रूल लेकर के आ रही है, जिसमें पूरी रेमिडिएशन का अप्रोच को समझाया गया है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और ये माना गया है कि आने वाले दिनों में, चूंकि भारत में प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, 1000-2000 तो बहुत पहले की डेटाबेस से था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटाबेस से, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसकी संख्या बढ़ जा रही है। कल ही मैंने न्यूज में सुना कि पूरी जो, या किसी एक क्षेत्र विशेष का एग्जाम्पल देना ठीक नहीं होगा, आप जहां भी जाएंगे आप प्रदूषण की ऐसी समस्याओं को देखेंगे ही। कानपुर, फतेहपुर और कानपुर देहात को पॉइजनस इमरजेंसी कंडीशन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वो पॉइजनस कंडीशन ऐसा हो चुका है सॉइल में और वहां पे एक्यूफर्स में।
सो आप सभी लोग हमसे कोरिलेट कर पाएंगे कि भारत का कोई भी वैसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे प्रदूषण का प्रभाव आज नहीं है। चाहे बेंगलुरु जैसे विकसित क्षेत्र में ही देख लें, यूरेनियम की प्रदूषण बहुत ज्यादा है। जहाँ दिल्ली जैसे क्षेत्र में देख लें, कुछ दिन पहले ही जल दशकों से सुनते आ रहे हैं। बिहार के धरती पे ही देख लें, बिहार के कुछ क्षेत्रों में जो आर्सेनिक की समस्या से हम सब जूझ रहे हैं, पंजाब में जूझ रहे हैं, सेलेनियम यूरेनियम जैसे समस्या से जूझ रहे हैं। सो आने वाले दिनों में इस ग्रुप का और इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं का, महिलाओं का, जो हमारे कम्युनिटी में है, उनको नर्चर करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बायो एंजाइम होने वाला है। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का क्षेत्र और इसके लिए कारगर है, क्योंकि मैं अभी रिसेंट मधुबनी और दरभंगा यात्रा में था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे वाटर हाइथिन जो है वो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल फीड स्टॉक हो सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और बायो एंजाइम बायोचार जैसे प्रोडक्ट के लिए। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी जो पदाधिकारी हैं, विभाग विभाग अगर या हम लोग भी उसमें आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। अगर आप वहाँ पे बायोचार प्रोडक्शन, बायो एंजाइम प्रोडक्शन या ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आगे कदम बढ़ाएंगे, तो टेक्नोलॉजिकली हो या पर्सनली जिस स्केल पे भी हो, हम आगे करेंगे। हाल ही में धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन ने अभी बिहार कॉन्क्लेव में दरभंगा के 2 पॉइंट को अंडरटेक किया है टू स्टडी अंडर CSR एक्टिविटी। तो आप और हम जब साथ मिलेंगे तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सकेंगी, हम इनके बारीकियों को समझ पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है इस ज्ञान को अगले जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अब यहाँ रुकना चाहूंगा। मेरा एक बेसिक टॉक है NCERT के वेबसाइट पे, जिसे सॉइल एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में हमने रिकॉर्ड किया था, और NCERT के यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरे वेबसाइट पे भी ये सारी डिटेल्स हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति जो भी इच्छुक हो, हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और सहयोग के लिए। इसी के साथ धन्यवाद, और विश्वविद्यालय और इस पूरे समूह को मेरा कंग्रेचुलेशंस, मेरी बधाई इस इतने बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज सर फॉर बहुत अच्छी शेयरिंग बात कही इंफॉर्मेशन। पंकज सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को बायो एंजाइम्स के बारे में, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एंड ग्राउंड वेस्ट